हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी, कौन ऑनलाइन हुआ? हाँ जी, राबिया, शुमाइला, फातिमा, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। सुंदर, लेक्चर स्टार्ट हो गया हुआ है। फातिमा, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस पोस्टनेटल केयर पे है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? द पोस्टपार्टम, इसको पोस्टपार्टम पीरियड भी कहा जाता है, इज फ्रॉम द एंड ऑफ द लेबर अंटिल द जेनिटल ट्रैक्ट हैज रिटर्न टू द नॉर्मल, ठीक है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 42 डेज तक चलता है। वैसे नहीं होगी, आप ऊपर से क्रॉस कीजिएगा। एम्स क्या है पोस्टपार्टम केयर के? सबसे पहले सपोर्ट करना है मदर एंड फैमिली को, प्रिवेंशन करना है, अर्ली डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट करनी है कॉम्प्लिकेशंस की। रेफरल सर्विसेज दिए जाते हैं इसके अलावा, और काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। ये पोस्टपार्टम केयर का एम होता है। अब सपोर्ट करना है मदर को और फैमिली को। किस तरीके से मदर को सपोर्ट करना, किस तरीके से मदर को सपोर्ट किया जाएगा पोस्टपार्टम केयर में, और उसकी रीज़न क्या है? जी, सुंदर, राबिया, शुमाइला, फातिमा, रुजीना, मरियम, मदर को और फैमिली को क्यों सपोर्ट करेंगे, उसकी क्या वजह और उसका बेनिफिट क्या होगा? जी, मरियम कह रही है कि टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस फॉर हेल्दी मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है मरियम, गुड। और कॉम्प्लिकेशन से हम मदर को प्रिवेंट करेंगे और क्या होगा इससे? हेल्दी मदर और चाइल्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा फैमिली का क्या होगा? पोस्टपार्टम केयर में फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व होगी? अब बेसिकली है क्या कि ये चीज़ तो आपको पता है ना कि मदर ने कितना सर्वाइव किया है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग जो भी उसका जो भी प्रोसीजर था उस दौरान। और अगर इस दौरान अगर आप पेशेंट को
अगर आप फैमिली को सपोर्ट करते हो, फैमिली को गाइड करते हो कि आपकी आपकी जो बहू है या बेटी है उसको केयर की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है और अच्छी डाइट की ज़रूरत है और एज भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें गाइड करते हैं, बताते हैं तो उससे ये होता है कि मदर जो है वो जो फैमिली है वो फिर मदर को अच्छे से सपोर्ट करती है और जितना हो सकता है उसकी हेल्प करती है फॉर बेटर रिकवरी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें फैमिली इन्वॉल्व होगी रिकवरी के लिए और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट आती है या इसमें जो प्रॉब्लम आता है जिसको रिकवर करने की और प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों चाहिए, मैंने आपको उस दिन भी हमने जब याद है आपको लास्ट टाइम जब लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम फीमेल को आ जाती है वो ये कि आगे अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके और फैमिली में अपने स्टेटस को लेके अपनी उसकी जो फिजिकल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है काम करने की, साथ में उसने बेबी को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, हस्बैंड को भी देना है, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में इसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो फिर साइकोलॉजिकल भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो इस हमें पेशेंट को मॉरल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की भी ज़रूरत है। ये चीज़ हम फैमिली को हम इसके बारे में गाइड करते हैं। प्रिवेंशन होनी चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए और ट्रीटमेंट होनी चाहिए कॉम्प्लिकेशंस की। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम साइकोसिस हो जाता है। हाँ जी फातिमा, पोस्टमार्टम साइकोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम उसको अर्ली डायग्नोज करके और उसको अर्ली रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम प्रिवेंट करें। ठीक है, और प्रिवेंट करें किन से, कॉम्प्लिकेशन से। कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जैसे कि किसी किस्म का इन्फेक्शन है या पेशेंट साइकोसिस में जा रहा है, फिजिकल वीकनेस है और जैसे आफ्टर सिजेरियन है कोई पेशेंट इंटरनल ब्लीड तो नहीं कर रहा और एब्डोमिनल इश्यूज जितने भी आ जाते हैं जैसे कि इन्फेक्शन सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के हो गए, पेशेंट को मूवमेंट इशू आएगा, लेग पे स्वेलिंग हो गई है। अगर पेशेंट की आफ्टर सिजेरियन लेग्स पे स्वेलिंग है तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, या लेग दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है या ब्लूइश हो रही है, तो क्या उसकी रीज़न हो सकती है? आपके माइंड में क्या चीज़ आती है एकदम से ये बात सुनते ही या देखते ही? डीवीटी, बिल्कुल ठीक है। डीवीटी और वेरिकोज वेन है, ठीक है, गुड। वेरिकोज वेन हो गया और ब्लड प्रेशर हाई है इसमें और अडीमा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही। रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, रेफरल सर्विसेज में क्या है कि अगर आप पोस्टमार्टम केयर के लिए जैसे कि मिडवाइफ वगैरह, एलएचवीज वगैरह जाती हैं और वहाँ पे ज़रूरी लगता है उन्हें और जो भी अगर उन्हें लगता है कि कंडीशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बेबी ठीक नहीं है, पोस्टमार्टम केयर में मदर और प्लस बेबी की केयर आती है, और अगर उन्हें लगता है कि इन्हें रेफरल की ज़रूरत है, रेफ़र किया जाए और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है या फिज़िकल असेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो करवाया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग किस किस सिचुएशन में हो सकती है, काउंसलिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, जैसे कि मदर फीड पे है,
मदर फीड से रिलेटेड अगर किसी को गाइड करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा रिस्क फॉर शुमेला, रिस्क फॉर डीवीटी है और डीवीटी है, ठीक है, सही कह रहे हो। काउंसलिंग मदर फीड से रिलेटेड है, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, बेबी को किस तरह से फीड करानी है, पोजीशंस क्या होनी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए दोनों की, और मदर और बेबी दोनों की डाइट कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें हमारा जो बेसिकली एम है। ठीक है, द एम ऑफ पोस्टपार्टम केयर में कंटिन्यूटी में ये है कि सपोर्ट होना चाहिए किसका, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर फीड करवाया जाए बेबी को। हाँ जी, फैमिली प्लानिंग है शमीम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गुड, ऐसे ही है। एजुकेट करना है न्यूट्रिशन पे और सप्लीमेंटेशन पे। अगर आपने देखा है कि मदर ऑलरेडी वीक है और उसकी डाइट उसके बाद अच्छी नहीं है तो हम उसे सप्लीमेंट्स के लिए भी गाइड कर सकते हैं। और एजुकेट करना है हमने कि आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, डाइट सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग करनी है पेशेंट की कॉन्ट्रासेप्शन पे। और इसके अलावा क्या है कि पेशेंट को बताना है कि उसकी रूटीन एक्टिविटी आप वो किस तरह कंटिन्यू कर सकती है। इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट, बेबी की डाइट के बारे में भी हम गाइड करेंगे कि सॉरी, बेबी की वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में गाइड करेंगे कि आपने ड्यूरिंग विजिट्स, ठीक है, पोस्टनेटल जो विजिट्स होंगे उसमें, कि आपने इन्फेंट को किस तरीके से किन किन डेज में उसको इम्यूनाइजेशन का यानी कि वैक्सीनेशन का चार्ट दिया जाएगा और गाइड किया जाएगा कि कब उसने कौन सी उसकी बेबी को किस तरह से वैक्सीन लगेगी, उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, कितने मंथ्स में कितनी लगेंगी, इन सब चीज़ों के लिए हम हेल्प आउट करेंगे। रैशनल क्या है इसका? is to increase the awareness of warning signals and appropriate interventions at all level. अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस होनी चाहिए ऑल लेवल पे। अगर किसी किस्म का कोई भी वार्निंग साइन है, अगर आपको महसूस होता है, आप नोट करते हो कि मदर को में किसी भी किस्म का मैंने वार्निंग साइन देखा है, जैसे कि कलर पेल है या पेशेंट जो है वो फास्ट ब्रीथ कर रही है, या आपने नोट किया कि पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल हैं और एब्डोमिनल स्वेलिंग हो रही है, या पेशेंट की लेग्स ब्लू हो रही है, या उसको लेग एक बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड पेन है, या पेशेंट ने जैसे ही सिजेरियन के बाद घर आई है तो उसके बाद उसकी जो बावल एक्टिविटी है वो स्टार्ट नहीं हुई, इस तरह की कोई इसको किसी भी किस्म की, या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, सर्जिकल साइड जो है वो स्वॉलन है या ब्लूइश है या फिर रेडिश है या स्वेलिंग है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसको उसके लिए क्या करना है कि डॉक्टर से गाइडलाइन लें और पेशेंट की हेल्प करें। अच्छा, अबाउट 2/3 ऑफ द maternal deaths occur during the postnatal period। जो है ना, 3 में से 2 लोगों की जो है वो पोस्टनेटल मैटरनल डेथ्स होती हैं ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा जब नेग्लेक्ट किया जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, डेथ्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड में होता ये है कि मदर को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम डेथ्स होना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नीड्स क्या है वुमेन की और न्यूबॉर्न की? फर्स्ट ऑफ ऑल है इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग है, किस चीज़ पे इंफॉर्मेशन देनी है और काउंसिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हर सेल्फ हेल्थ के ऊपर करना है, मदर को बताना है कि उसने अपनी केयर कैसे करनी है, ठीक है, सेल्फ केयर कैसे होगी, सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, न्यूट्रिशन कैसी लेनी है, और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हम उसे गाइड करेंगे। अब क्योंकि जस्ट जैसे अर्ली बर्थ है तो हम स्पेसिंग के लिए भी उसे बताएंगे कि स्पेस करना क्यों ज़रूरी है। सेकंड पे रहता है सपोर्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड उसको सपोर्ट करना है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, पार्टनर को और फैमिली एम्प्लॉयर्स को, इन सब को वो गाइड करेंगे। नीड्स ऑफ वुमेन एंड न्यूबॉर्न में है हेल्थ केयर फॉर द सस्पेक्टेड एंड अकरिंग कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल पीपीएच है और फीवर वगैरह है, तो हमने मदर को गाइड करना है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं या फिर ऐसा हुआ कि इस कोई कॉम्प्लिकेशंस अकर हो गई हैं आफ्टर डिलीवरी, उनमें क्या आ जाती है, पीपीएच है, पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, और फीवर है जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो गया। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले असेस करेंगे, और अगर हमें कहीं भी लगता है, कोई भी हमें इससे वार्निंग सिग्नल या साइन नज़र आता है, तो उसके लिए हमने पेशेंट को जो है वो करना है,
हॉस्पिटल रेफरल की ज़रूरत है तो रेफ़र करेंगे, अगर वहीं पे ट्रीट हो सकता है तो वो करेंगे, अदरवाइज़ जो फर्स्ट एड है वो दे के हम पेशेंट को एडमिट करवाएंगे। टाइम टू केयर फॉर द बेबी, अगर बेबी को केयर प्रोवाइड करनी है या उसने बेबी को मदर ने बेबी को अटेंड करना है, स्पेशली इफ़ ऑन बॉटल फीडिंग है, तो फिर अगर बेबी बॉटल फीड पे है तो उसको स्पेशल केयर दी जाएगी। बॉटल फीड से रिलेटेड स्पेशल केयर ये होगी कि पर्सनल हाइजीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हाइजीन है, हैंड हाइजीन है, और जो बॉटल है उसको अच्छे से वॉश किया जाए, बेबी को नीट क्लीन रखा जाए, और जो फीड करवा रहा है या साथ है पोजीशन किस तरह से रखनी है, ये भी सारी गाइडलाइन होना ज़रूरी है। हेल्पिंग विद द डोमेस्टिक टास्क, जो फीमेल है और सिजेरियन जिस तरह से हुआ है तो उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि जो रूटीन के डोमेस्टिक टास्क हैं वो परफॉर्म करना, तो उनमें प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना, प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर स्टिच हैं और अभी कुछ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ आफ्टर आफ्टर सिजेरियन, तो वज़न उठाना और वज़न वाले काम करना जिनमें स्टिच पे इफ़ेक्ट आएगा, कुछ लोग इतने हेल्दी होते हैं कि उनको बेल्ट लगा होता है आफ्टर सिजेरियन, तो इन सारी चीज़ों में उनको हेल्प इन्फॉर्म करना, अवेयरनेस देना पेरेंट्स को, फैमिली को, और जहाँ पे जिन लोगों में ससुराल में इन लॉज वगैरह में रहते हैं उनको बताना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको फीमेल को किस तरीके से आपने सपोर्ट करना है, फिजिकल सपोर्ट कैसे देनी है ताकि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में से ना गुजरे। डोमेस्टिक टास्क में हेल्प करनी है, जैसे कि बताना है कि अगर आपका कोई नीचे बैठने वाला काम है तो आप कैसे नीचे बैठेंगे, उनकी उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको गाइड करेंगे, और अगर चलने फिरने का काम है वो किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करना है। सोशल सोशल री इंटेग्रेशन इनटू हर फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है, कि उसकी सोशल इंटेग्रेशन करवानी है उसकी अपनी फैमिली में और कम्युनिटी में। ये नहीं कि अगर बेबी हो गया तो उसको सारा वक्त घर ही बांध के रखें, अब तो बाहर नहीं निकल सकती, अब बेबी है उसको संभालना है, और उसको सारा वक्त घर में ही अगर बॉन्ड करके रखेंगे तो वो सोशली आइसोलेटेड भी हो जाएगी। अब याद है आपको लास्ट टाइम एक लेक्चर हमारा हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी की वजह से या ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर बेबी बर्थ या फिर शादी के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोग बिल्कुल ही फीमेल जो है उसको सोशली आइसोलेट कर देते हैं कि अब ये लोगों में नहीं मिल सकती, कोई भी इसको देखेगा, कोई ये कहेगा वो कहेगा, यानी कि जो मिथ्स बनी हुई हैं उन मिथ की बेसिस पे लोग जो फीमेल है उसको सोशली आइसोलेट कर देते हैं, तो ये गलत है। री इंटेग्रेशन करवानी, इंटेग्रेशन तो उसकी है, पहले उसका इंटरेक्शन है, पहले वो लोगों के साथ थी, लेकिन अब जैसे ही उसने जब उसका पीरियड चल रहा है अभी 45 डेज का और जब बेबी बर्थ हुई है तो उसके बाद उन्होंने उसकी री इंटेग्रेशन करवाना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर वो अकेली रहेगी और सेपरेट रहेगी और अपने कामों में इन्हीं चीज़ों में उलझी रहेगी तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी कि वो फिर सोशली आइसोलेटेड हो जाएगी और साइकोलॉजिकल उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सोशल री इंटेग्रेशन बहुत ज़रूरी है, सोशल री इंट्रैक्शन उसका ज़रूरी है अपनी फैमिली के साथ भी और बाहर कम्युनिटी में भी, ताकि नॉर्मल लाइफ उसकी दोबारा से रूटीन में आ सके, नॉर्मल लाइफ को वो रन कर सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम द अब्यूज़ एंड वायलेंस, वो है अब्यूज़ और जो वायलेंस है उसे अवॉइड करवाना है, प्रोटेक्ट करना है विमेन को। अब ये किन सिचुएशंस में हो सकता है, वायलेंस और अब्यूज़ किन सिचुएशन में होगा? जी फौजिया, शमीम, फातिमा, आयशा, तारिक। वायलेंस किन सिचुएशन में होता है? ये मुझे याद है कि ये लेक्चर हमारा क्लास में भी हुआ था, ये रिवीजन लेक्चर है। एक दफ़ा जब क्लास में ये लेक्चर हुआ था और हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था, काफ़ी चीज़ें हमने इसके ऊपर डिस्कस की थी। अब्यूसिव क्यों होते हैं लोग और वायलेंस क्यों होता है वेमेन के साथ, स्पेशली आफ्टर मैरिज? दो बेसिक मोटी मोटी सॉलिड रीज़न हैं कि सबसे पहले तो वो अगर आफ्टर मैरिज की बात है तो जहेज़ वगैरह पे, सेकंड आ जाता है कि वो बेबीज़ पे, डिलीवरीज़ पे, और जीन इस पे, सेक्स पे कि कौन सी कि हमें बेटा चाहिए था या बेटी चाहिए थी। कुछ कुछ फैमिलीज सन की डिमांड करते हैं। जी फातिमा, आप ठीक कह रही हो, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ नहीं करते, ज़्यादातर की यही डिमांड है, हमारे पढ़े लिखा खाना वो होने के बावजूद भी लोग ज़्यादातर यही डिमांड करते हैं। बेबी जेंडर की वजह से बिल्कुल ऐसी है, बेबी की वजह से होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। कामों की वजह से होती है, अब वो उसकी कंडीशन नहीं होगी ऐसी, लेकिन उससे ज़बरदस्ती काम करवाए जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी फौजिया, ऐसे ही है। और इसके अलावा
आपस में ही झगड़े वगैरह करवाना और अब्यूसिव और वायलेंस की वजह गलत फैमिली सपोर्ट भी हो सकती है। और दूसरा उसके अलावा और क्या हो सकता है? ये जैसे वो है जहेज़ जहेज़ से रिलेटेड भी इश्यूज़ आते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, शुक्र है खुदा का, जो देना होता है पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से देते हैं, कोई डिमांड नहीं होती है, इस पे कुछ कुछ ख़ास डिमांडिंग नहीं होती। लोग नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई रस्म व रिवाज भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है। जैसे कि अक्सर मूवीज़ में देखने में आता है कि वो क्या करते हैं कि पूरे-पूरे पैसे माँगते हैं कि इतने लाख देने हैं और इतने लाख का जहेज़ होना चाहिए और इतने लाख का सामान होना चाहिए और इतने लाख हाथ में पकड़ाने हैं, शादी से पहले और शादी के बाद। लोग फुल जैसे रेट नहीं लग रहा होता, इस तरह की डिमांड हो रही होती है। तो इसे इसे बेसिकली जहेज़ कहते हैं। हमें जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है वो तो रूटीन के लिए, वो तो हमारे पेरेंट्स तो सिर्फ़ रूटीन में यूज़ करने के लिए बेटी को चीज़ें देते हैं। वो तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम किसी और सेंस में दे रहे हैं। जहेज़ वगैरह, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद इनएडिक्वेसी है। इनएडिक्वेसी क्या है? फिज़िकल और इमोशनली इनएडिक्वेट है, कि मदर जो है वो इनएडिक्वेट है, वो अपने फिज़िकली वो उतनी एक्टिव नहीं है कि रूटीन की तरह अपने काम कर सके। इमोशनली भी नहीं है क्योंकि सारा वक़्त वो बेबी में ही फँसी हुई है, कामों में लगी हुई है, बच्चा रो रहा है, वो बच्चे को सँभाले, घर सँभाले या भाग-भाग के मेहमानों को देखने जाए। तो उसके लिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, ये इनएडिक्वेसी आ जाती है, लॉस ऑफ मैरिटल इंटीमेसी भी कम हो जाती है, ठीक है? इंटरेक्शन यानी कि और लव एंड बिलॉन्गिंग्स भी कम हो जाती है, आइसोलेशन बढ़ जाती है और इसके अलावा कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फॉर केयर फॉर द बेबी एंड द अदर्स। और फिर एक कांस्टेंट केयर है जो कि ज़बरदस्ती की उसके सर पे पड़ी हुई है, उसने केयर करनी है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डली हुई हैं अपनी भी, बेबी की भी और बाकी सो कॉल्ड फैमिली की भी। कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केयर की, बेबी के लिए भी और अदर्स के लिए भी, तो वो बच्चे को संभाले या ओवरऑल फैमिली को, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा नीड फॉर द न्यूबॉर्न में है इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग करनी है, केयर फॉर द बेबी स्पेशल नीड रेफर्स टू न्यूनेटल केयर, यानी कि इंफॉर्मेशन देनी है, काउंसल करना है, केयर ऑफ बेबी से रिलेटेड है और स्पेशल नीड्स हैं न्यूनेटल केयर से रिलेटेड ये प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हमने जो मदर है उसको गाइड करना है, एजुकेट करना है ब्रेस्ट फीडिंग पे। स्पेशल नीड्स रेफर टू द न्यूनेटल केयर, ठीक है? इसमें क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि बेबी को किस तरीके से रखना है, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कितनी फीड करवानी है और कब स्टॉप करवा देनी है, कितने कितने घंटों के बाद करवानी है, वॉश किस तरह से करना है, निपल की केयर किस तरह से करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और गाइडलाइंस क्या हैं?
जी। हाँ जी, फौजिया, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो मदर को बतानी होती है? जो कि एक लेमैन या एक नॉन मेडिकल पर्सन नहीं जानता होगा, जिसके बारे में इस तरह की कोई बात है जो बताने वाली होगी? हाँ जी। नहीं? स्पेशल नीड्स आती हैं न्यूबॉर्न से रिलेटेड? अच्छा, इसके अलावा वीमेन जो रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, अच्छा फ़ातिमा कह रही है प्रॉपर पोज़ीशन, हाइजीन, मदर बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल है, क्लोस्ट्रम फीड ऑल्सो गिव टू द बेबी है, ठीक है, क्लोस्ट्रम दिया जाता है। क्लोस्ट्रम देना इसलिए ज़रूरी है कि वो बेबी के स्टमक के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है क्लोस्ट्रम जो होता है। वीमेन जो रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम सबसे पहले आती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो हायर होती है रिमोट एरियाज़ में। दूसरा इज़ हायर कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। और स्टेप्स इसके लिए क्या लेने की ज़रूरत है? डिले कर दें डिस्चार्ज में फ्रॉम द हॉस्पिटल, वहाँ पे रख के देखें किसी कोई सेकेंडरी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, इसके अलावा कोई पोस्टमार्टम प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो सब चीज़ें देखी जाएँ। हायर इंसिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोबाइल ग्रुप एंड इनएक्सेसिबिलिटी होती है, उन चीज़ों को देखना है। और डिस्चार्ज टू द पेशेंट एनी अदर हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड कीप देम देयर। जब हायर इंसिडेंस हो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स के, अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं या पहले हो चुके हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, हर प्रेगनेंसी में अबॉर्ट हो जाता है या प्लेसेंटा प्रीविया आ जाता है या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें और किसी और अच्छी फैसिलिटी, किसी और हॉस्पिटल में रेफर कर दें। मोबाइल ग्रुप्स एंड इनएक्सेसिबिलिटी हो, अगर मोबाइल ग्रुप्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इनएक्सेसिबिलिटी है यानी कि मोबाइल ग्रुप में आ जाते हैं, जैसे कि लेडी हेल्थ विजिटर है या लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह जाती हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स वगैरह जाती है, वो चेक करती है और ये सारी चीज़ें, ये एक्सेस नहीं है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनके लिए क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है कि एजुकेशन देनी है पेशेंट को और सपोर्ट ग्रुप को, ताकि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो वो केयर प्रोवाइड कर सकें। हाँ, अर्बन पुअर में क्या आता है कि इसका जो पुअर एंटीनेटल केयर होती है लीडिंग टू द पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स में ले जाती है। इसके लिए स्टेप्स क्या लेने की ज़रूरत है? एजुकेट करना है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टनेटल केयर, स्पेशली दोज विद द प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद है नॉन कंप्लायंस ऑफ पोस्टनेटल केयर प्लान है और डिफ़ॉल्टर इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या है कि रीअश्योर करना है, केयर इज़ टोटली हेल्थ डायरेक्टेड होनी चाहिए। इनएक्सेसिबिलिटी है, इनएक्सेसिबिलिटी डिफ़ॉल्टर इनएक्सेसिबिलिटी है, कॉस्ट एंड इम्प्लीकेशन में क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज एट ऑल सेंटर्स होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और पुअर हैं। इसके अलावा जो सिंगल मदर्स होती हैं, दे हैव अ पुअर सोशल सपोर्ट। जो सिंगल मदर है, जो कि अकेली माँ है, जिसके पास कोई और सपोर्ट नहीं है, उसको क्या करना है? डिले कर देना है डिस्चार्ज को। दे शुड बी इंकरेज टू सी अ सोशल वर्कर। वो उसको कहें कि वो उसको डिस्चार्ज लेट करें और उसे कहें कि सोशल वर्कर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहे, ताकि उसको सपोर्ट मिलती रहे। दे आर यूजली फाइनेंशियली अनस्टेबल। ये ऐसे लोग ज़्यादातर फाइनेंशियली अनस्टेबल ही होते हैं। फीस कैन बी वेव्ड, उनकी फ़ीस कम कर दी जाए। और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में भी अनवांटेड हो, काउंसलिंग शुड बी गिवन, उनको काउंसलिंग दी जाए। और ऑप्शन जो है वो अडॉप्शन हो या सोशल सपोर्ट हो, शुड बी गिवन फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है। अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है या कोई भी सोशल सपोर्ट करना चाहता है तो वो हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड कर दी जाए। ऐसे लोगों को अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए और टाइम से ही उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाए।
जैसे कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में ही अगर देख लिया जाए कि वो पुअर हैं, वो सपोर्ट नहीं कर सकते और सिंगल मदर है और प्रेगनेंसी में भी अनवांटेड है, जैसे कोई रेप टाइप के कोई केसेस हैं या कोई मर्द है जिसने ये धोखा दिया और वो फिर चला गया और वो अनवांटेड बेबी है, वो नहीं उसको कंटिन्यू करना चाह रही, तो अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो वो वहीं से कर सकता है। ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है? इलीगल जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये बात आती प्रॉब्लम आती है कि ये पुअर एंटीनेटल केयर इनकी होती है, लीडिंग टू पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती है, नॉन कंप्लायंस होती है, पोस्टनेटल केयर प्लान की डिफॉल्टर होती है, इनएक्सेसिबिलिटी होती है, कॉस्ट इम्प्लीकेशन होती है, लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं और इम्प्लीकेशन होती है। और इसके अलावा एजुकेशन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टनेटल केयर स्पेशली दोज विद द प्रॉब्लम है, रीअश्योरेंस है, केयर इज टोटली हेल्थ डायरेक्टेड होती है, वेविंग चार्जेस फॉर इंडिकेटेड केयर है, रेफर टू फी एक्ट की तरफ इनको ले जाते हैं, अवेलेबिलिटी सर्विसेज टू ऑल सेंटर्स में इनसे रिलेटेड जो इलीगली आए होते हैं उनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और इनकी एंटीनेटल केयर वगैरह पुअर होती है, कंप्लाइंस भी इनका कम होता है क्योंकि ना उनके पास पैसे होते हैं ना वो ओपनली कहीं पे जाके हेल्प वगैरह मांग सकते हैं, क्योंकि वो छुपे होते हैं। अच्छा, प्लेसेस पोस्टनेटल केयर के लिए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड की जाती हैं, सेकंड पे क्लिनिक्स आ जाती हैं, थर्ड पे होम्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर मैटरनिटी होम्स आ जाते हैं, इन तमाम जगहों पे केयर प्रोवाइड की जाती है। एवरी विजिट में क्या है? मदर है। एवरी विजिट पे मदर में क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले हेल्थ और वेलबींग देखनी है कैसी है, सिम्टम ऑफ एबनॉर्मल लोकिया तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं है, मदर को ये चीज़ें देखेंगे, रेडनेस या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है लोअर लिम्स की, काफ स्वेलिंग तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। एवरी विजिट पे मदर में ये चीज़ें हमने नोटिस करनी है। इसके अलावा हमने एग्जामिनेशन करना है किसका? वाइटल साइंस देखने हैं, ब्रेस्ट असेस करनी है, एब्डोमेन देखना है और पेरिनियम प्रोसेस करना है। फिर क्या है? दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा आस्क मदर अबाउट द बेबी, मदर से हमने हर विजिट पे मदर से बेबी के बारे में पूछना है, उसकी हेल्थ और वेलबींग के लिए, फीडिंग के लिए, बावल ओपनिंग के लिए कि मैं बेबी स्टूल पास कर रहा है ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और यूरन यूरन वगैरह से रिलेटेड पूछना है कि टाइम से पास कर रहा है या नहीं कर रहा, और अदर कंसर्न्स देखने हैं, ठीक है। असेसमेंट बेबी में क्या क्या देखना है? बेबी का बॉडी वेट देखा जाएगा, बॉडी टेम्परेचर देखा जाएगा, आइज़ देखी जाएंगी, स्किन देखी जाएगी, अम्बिलिकल कोड देखी जाएगी। ये सारी चीज़ें जब भी कोई हेल्थ केयर वर्कर जाता है तो जब वो असेस करेगा मदर को, जब वो विजिट के लिए जाएगा तो मदर के साथ साथ ये सब चीज़ें उसने बेबी के अंदर भी चीज़ें असेस करनी है ये सारी, ठीक है। If the mother accompanies her baby in a ward, the postnatal care should be continued for the mother by the hospital staff as scheduled.
वन नेसेसरी कब ज़रूरत होती है, ऑब्जर्व द फीडिंग, जब बेबी फीड कर रहा है उसे ऑब्जर्व किया जाए, फीड करते ब्लू तो नहीं होता, रोता तो नहीं है। जब माउथ से फीड करता है तो नोज से या कहीं और से फीड जो है वो बाहर तो नहीं आती, मतलब क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है। हेल्प करना है मदर को ताकि वो इम्प्रूव कर सके टेक्निक और ब्रेस्ट फीडिंग की, टेक्निक्स और ब्रेस्ट फीडिंग को वो इम्प्रूव कर सके। वो इम्प्रूव किस तरीके से करेगा, कैसे करेगी मदर? अगर अच्छे से गाइड किया जाएगा, वो प्रॉपर पोजीशन बनाएगी, बेबी को कैसे होल्ड करना है और किस तरीके से उसको फीड करवाना है, ये सब चीज़ें। न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? मदर को गाइड करना है कि वो हेल्दी डाइट ले, हेल्दी और बैलेंस डाइट ले, विटामिन ले, मिनरल्स ले। प्लान करना है सिंपल और हेल्दी मील्स का, दैट इंक्लूड चॉइसेस फ्रॉम ऑल ऑफ द रिकमेंडेड ग्रुप्स फ्रॉम द फूड पैरामिड। ठीक है, तो ये प्लान कर ले, सिंपल ले डाइट लेकिन हेल्दी मील्स ले, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, उसमें चॉइसेस होनी चाहिए फ्रॉम ऑल ऑफ द रिकमेंडेड ग्रुप्स। ठीक है, जो कि पैरामिड के अंदर आते हैं, फूड पैरामिड में एक आ रहे होते हैं बैलेंस डाइट के, जैसे कि ये है। हर चीज़ वो थोड़ी थोड़ी ले, ठीक है, कंज्यूम करें मुनासिब अमाउंट में, कितनी प्रोटीन लेनी है, कितना कैल्शियम लेना है, किस तरह की डाइट कब लेनी है, ये सब चीज़ें उसको गाइड की जाए। रिजम्पशन होनी चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी की पोस्ट नेटली। सम स्टडीज़ कहती हैं शॉन by 8 weeks postpartum 71% of the respondents had resumed intercourse। ठीक है, 8 वीक्स के बाद ही, यानी कि 2 महीनों के बाद उन्होंने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर लिया। 90% जो है वो वुमेन जो हैं वो हेड पार्टनर रिज्यूम इंटरकोर्स, यानी कि कुछ लोग 70% जो लोग हैं उन्होंने 2 वीक्स के 8 वीक्स के बाद स्टार्ट कर दिया, जो 70% है उन्होंने 10 वीक्स के बाद, यानी कि राउंड अबाउट 2.5 मंथ्स। अच्छा, इसके अलावा एन अदर फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर पे। इसमें पोस्टमार्टम पेन होती है, इस पोस्टमार्टम पेन से रिलेटेड हैं, जो कि पेरिनियल डैमेज करता है, सूचर्स वगैरह, उसकी वजह से वेजिनल टियर होता है और एपिजियोटमीज होती हैं, जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। एक्चुअली जो चीज़ें जो सेक्सुअल एक्टिविटी पर बिहेवियर पे इफेक्ट करती है वो बेसिकली ये है कि जो पेरिनियल डैमेज है, पेरिनियल सूचर्स हैं, पेरिनियल टियर है, एपिजियोटमीज हैं, वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। इसकी वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और लोग अवॉइड करते हैं। रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या है, मदर एंड हर पार्टनर शुड डिसाइड टुगेदर, उन्हें ये इकट्ठे मिलकर ये डिसाइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी resumed after mother's vaginal bleeding has stopped and stitch are healed within 4 to 6 weeks। अगर हील हो जाते हैं, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, तो फिर एक्टिविटी को रिज्यूम करें, अदरवाइज अवॉइड करना। बी अवेयर दैट दिस सेक्स फर्स्ट फ्यू टाइम्स, जो स्टार्ट के फ्यू टाइम्स हैं फॉलोइंग बर्थ एंड मे बी, जो कि बर्थ के फ़ौरन बाद हुआ है, वो मे बी पेनफुल हो। एडवाइज्ड फॉर लुब्रिकेंट्स, इसके लिए एडवाइज्ड होते हैं लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाए और कंफर्टेबल पोजीशन रखी जाए, ताकि मदर के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना पड़े और उसके लिए बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी पेनफुल ना हो, ताकि जो फीमेल है वो कोऑपरेट कर सके। कॉन्ट्रासेप्शन में क्या है, काउंसलिंग है टू ऑल पोस्टनेटल मदर्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, काउंसल करना है पोस्टनेटल केयर से रिलेटेड मदर को। शुड बी स्टार्टेड बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी है ऑफर टू ऑल पोस्टनेटल मदर्स, स्पेशली दोज जो हाई रिस्क केसेस होते हैं। इसके अलावा मेथड है जो कि एमएससी की बुक में दिया है, ऑल हाई रिस्क मदर्स शुड बी रजिस्टर्ड इन बोथ पीपीसी पोस्टमार्टम केयर में और एफपी क्लिनिक्स वगैरह में, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज कैसी होंगी, आप लोग अटेंडेंस लगवा लो साथ ही।
पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज में आ जाती है पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, स्टार्ट सोन आफ्टर बर्थ होती है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस, इनकॉन्टिनेंस को भी कम कर देती है और रिस्टोर करती है पेल्विक फ्लोर को। पोजीशन इसके लिए क्या है, सिटिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग है और क्रुक लाइंग होती है। स्टेप्स इसके लिए क्या है, इमेजिन किया जाता है यू आर ट्राइंग टू होल्ड बैक और स्ट्रीम ऑफ यूरिन एंड टाइटन योर मसल्स टू प्रिवेंट लीकिंग। ठीक है, स्टेप्स इसके ये हैं। ये पोजीशन होगी और मदर को ये कहा जाएगा कि वो इमेजिन करें कि वो यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करिए और स्ट्रीम ऑफ यूरिन को और टाइट करती है मसल्स को ताकि यूरिन आउट ना हो। एब्डोमिनल एक्सरसाइज में इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथन करता है एब्डोमिनल मसल को, इम्प्रूव करता है एब्डोमिनल स्टेबलाइजेशन को इन द एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग में। पोजीशन में लाई ऑन द फ्लोर है विद योर नीज बेंट एंड हेड सपोर्टेड। पोजीशन जैसे ये सेम है बिल्कुल इस तरह से पोजीशन रखनी है। स्टेप्स क्या हैं, ब्रेथ इन एंड देन ब्रेथ आउट एज यू पुल इन योर स्टमक एब्डोमेन एंड पुश योर लोअर बैक डाउन इन द फ्लोर। ठीक है, उसके बाद होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड रिलैक्स, रिपीट 5 मिनट्स 5 टाइम्स। पेल्विक एक्सरसाइज के लिए अगर देखें तो उसके लिए पोजीशन ये है, इसमें बेनिफिट ये है, ये मेंटेन करता है मोबिलिटी ऑफ द पेल्विस को। इसके अलावा टू टोन द नेचुरल एब्डोमिनल कोरेस्ट को कॉर्सेट को करता है, इम्प्रूव करता है पोस्चर को, प्रिवेंट करता है, रिलीव करता है बैक एक को। पोजीशन क्या है, लाई डाउन है। लाई डाउन विद द बैक सपोर्टेड है, एम्बी साइड है। ठीक है, और अच्छा इसके अलावा बाय साइड होना चाहिए और फिर इसके अलावा नीज जो है वो बेंड होने चाहिए टुगेदर। स्टेप्स में क्या है, आपने टाइटन करना है। आर्म्स की एक्सरसाइज में क्या है, इसका बेनिफिट है ये रिलीव करता है हार्ट बर्न को।
हाँ जी, अटेंडेंस लगवा दो आप लोग अपनी। आम की एक्सरसाइज में बेनिफिट्स इसके हैं, ये रिलीव करता है हार्ट बर्न को, इम्प्रूव करता है सर्कुलेशंस को, इम्प्रूव करता है ब्रीदिंग को, लंग एक्सपेंशन को। पोजीशन इसकी स्टैंड अपराइट है। स्टेप्स इसके हैं, स्टैंड आप सीधा आपने पाँव जो हैं वो अलग करके आपने बाजू बिल्कुल सीधे कर लेने हैं। कीप योर शोल्डर्स बैक, आपने अपने शोल्डर्स को बैक करना है। लिफ्ट बोथ आर्म्स, आपने बाजुओं को उठा लेना है एज फॉर बैक एज यू कैन रीच विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज। एल्बोज को बेंड किए बगैर आप अपने बाजू को स्ट्रेट रख के आपने होल्ड रखना है। इसके अलावा मूव योर आर्म्स फॉरवर्ड, आपने मूव्स को हाथों को बाजुओं को सामने की तरफ आपने मूव करना है 180 के एंगल पे। इसके अलावा स्विंग करना है बैक अगेन एंड रिपीट 5 टाइम्स। वार्निंग साइंस क्या हैं अगर हम एक्सरसाइज को टर्मिनेट करते हैं तो इसके वार्निंग साइंस हैं। मकसूदा